सो हे हाय हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले एक शायरी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं तबाह हूँ तेरे इश्क में, तुझे दूसरों का ख्याल है। मैं तबाह हूँ तेरे इश्क में, तुझे दूसरों का ख्याल है। मुझ पर भी जरा गौर कर, मुझ पर भी जरा गौर कर, मेरी तो ज़िंदगी का सवाल है। तो चलिए अब बिना किसी बकवास के स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि जो आर्य और रिद्धि होते हैं वो दोनों एक दूसरे के थोड़ा सा करीब आ गए होते हैं। जहाँ जहाँ आर्य रिद्धि के लिप्स पर किस कर लेती है और फिर जब वो पीछे होती है तो रिद्धि कुछ बोलने वाली होती है तो फिर वो उसके लिप्स पर किस करने लगती है। अब इसके आगे थोड़ी देर बाद वो एक दूसरे से अलग होते हैं। आर्य रिद्धि को देखती है तो वो उससे पहले से ही घूर रही होती है। ये देखकर एक बार फिर आर्य रिद्धि को उसकी कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचती है और उसे किस करने लगती है। आर्य के हाथ उसकी जो खाली कमर होती है, रिद्धि ने साड़ी पहनी हुई थी तो उसकी कमर एरिया तो खाली ही रहेगी, खाली कमर पे घूमने लगती हैं। तो रिद्धि की पकड़ भी आर्य के शर्ट पे कस जाती है। आर्य उसके लिप्स को छोड़कर उसके चिक्स से होते हुए उसकी नेक को किस करने लगती है। तो रिद्धि भी उसकी नेक में अपने फेस को छुपा लेती है। उसकी गर्म सांसें आर्य की नेक से टकरा रही थी। दोनों ही इस आलम में पूरी तरह से खो चुके थे कि तभी अचानक से रिद्धि आर्य को खुद से दूर करती है और भागकर कमरे में चली जाती है। आर्य हैरानी से उसे इस तरह से जाता हुआ देख रही थी, फिर खुद भी उसके पीछे कमरे में आ जाती है। अंदर आकर वो देखती है कि रिद्धि कबर्ड से अपने कपड़े निकाल रही थी तो वो भी चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाती है, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी रिद्धि पर ही टिकी हुई थी। वो भी एक नज़र आर्य को देखती है और फिर अपना सर झटककर बाथरूम की तरफ चली जाती है। बाथरूम में रिद्धि खुद से ही सवाल कर रही थी, ये क्या किया रिद्धि तूने? क्या हो गया था तुझे? तू तो उससे गुस्सा थी ना, फिर ये सब क्या ज़रूरत थी तुझे उसे किस करने की या उसका साथ देने की? कैसे कैसे मैंने खुद पे कंट्रोल खो दिया? कैसे मैंने उसे खुद के साथ उसे ऐसा करने दिया? मुझे तो उसे खुद से दूर कर देना चाहिए था, लेकिन मैं तो खुद ही उसके करीब चली गई। क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में? मैं आज तक कुणाल को भी खुद के इतना करीब नहीं आने दिया है। उसने उसके छूने से तो मुझे हमेशा ही एक अजीब सी बेचैनी होती है, लेकिन आज आर्य के इस तरह के छूने से मुझे सुकून क्यों मिल रहा था? क्यों मैं अपने सारे दर्द, सारी तकलीफ़ें सब कुछ भूल गई थी? क्यों जो भी हो रहा था वो गलत नहीं था? लेकिन ये तो कुणाल के साथ धोखा है। बहुत प्यार करता है वो मुझसे, मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकती। ये कह कर वो रोने लगती है। नहीं जा सकती मैं आर्य के करीब। नफ़रत करती हूँ मैं उससे, मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है उसने। लेकिन क्यों हुआ ये सब? फिर वो अपने मुँह पर ज़ोर से पानी का छींटा मारती है और खुद से ही कहती है, नहीं रिद्धि, रोना नहीं, बहुत बहादुर हो तुम अभी से हार नहीं मान सकती हो और अभी जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वो तो बस मैं कुछ पल के लिए भावनाओं में बह गई थी, लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। ये सोचकर वो चेंज करती है और बाथरूम से बाहर आती है। आर्य वही काउच पर बैठी अपने लैपटॉप में लगी हुई थी। रिद्धि चुपचाप से ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपनी ज्वेलरी उतारने लगती है और आर्य उठकर कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में चली जाती है। उसके जाते ही
रिद्धि झट से उठकर बेड पर चली जाती है और खुद को चादर से पूरी तरह से ढक के सो जाती है। आर्य भी बाथरूम से आकर कुछ देर तक अपना काम करती है और फिर वो भी सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह आर्या का फ़ोन लगभग 5 बजे 5 दफ़ा बज चुका था और बंद हो चुका था, लेकिन उन दोनों की नींद थी जो खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर थोड़ी देर बाद फिर आर्या का फ़ोन एक बार बजता है। आर्या ने नींद में ही फ़ोन उठाया और कान से लगाकर बोली, हेलो कौन? फ़ोन उसके असिस्टेंट का था। उसका असिस्टेंट बोलता है, मैम आधे घंटे बाद आपकी लंदन वाले क्लाइंट के साथ मीटिंग है, आप कब तक पहुंच रही हैं? आर्य हड़बड़ा कर उठते हुए कहती, ओह शिट, मैं ये कैसे भूल गई। ठीक है, तुम सारा अरेंजमेंट करो, मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँच रही हूँ। वो जल्दी से उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगती है कि तभी उसकी नज़र सोती हुई रिद्धि पर गई। वो अपने मन में बोलती है, कौन इस लड़की को देखकर कहेगा कि ये डॉक्टर बनने वाली है। टाइम की तो कोई वैल्यू नहीं है इसकी नज़रों में। इसे कॉलेज जाना और देखो अभी तक सो रही है। फिर उसने रिद्धि को उठाने के लिए आवाज़ लगाई, रिद्धि उठो। फिर उसने उसे दोबारा आवाज़ लगाई, रिद्धि उठो। लेकिन रिद्धि ने कोई जवाब ही नहीं दिया। जब वो नहीं उठती है तो उसको उठाने के लिए आर्य ने उसके कंधे को पकड़ा। जैसे ही उसने उसके कंधे को हाथ लगाया, रिद्धि नींद में ही बोली, प्लीज़ मुझे सोने दो। आर्य ने झट से उसके कंधे से अपना हाथ हटाकर उसके माथे पर हाथ लगाया तो उसे महसूस हुआ कि रिद्धि का बदन बहुत तेज तप रहा है। आर्य उसे देखकर घबरा जाती है और उसके गाल पर थपथपाती हुई बोलती है, रिद्धि उठो, होश में आओ रिद्धि। उसके ऐसा करने से रिद्धि उठ जाती है और अपनी घड़ी की तरफ नज़र डालती हुई बोलती, ओह शिट, मुझे कितनी देर हो गई, मुझे तो कॉलेज जाना है। ये कहकर वो बेड से उतरने लगती है तो तभी आर्य उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बेड पर लिटा देती है और बोलती है, तुम कहीं नहीं जा रही हो। रिद्धि उसे देखने लगती है और बोलती है, व्हाट? जिस पर आर्य बोलती है, हाँ सही सुना तुमने, आज तुम कॉलेज नहीं जा रही हो। जिस पर रिद्धि उसे घूरते हुए बोलती है, क्यों? और तुम कौन होते हो मुझे ऐसा रोकने वाले? जिस पर आर्य एक तिरछी मुस्कान देते हुए बोलती है, तुम्हारा पति मिसेस कपूर। जिसे सुनकर रिद्धि बोलती है, मैं तो जरूर जाऊंगी, हिम्मत है तो तुम मुझे रोक कर दिखा दो। जिस पर आर्य जोर से चिल्लाते हुए, सीरियसली हिम्मत की बात तुम न करो मिसेस कपूर, तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। तुम मुझे और मेरी हिम्मत को बहुत अच्छे से जानती हो, लेकिन फिर भी अगर तुम में हिम्मत है तो तुम इस कमरे से एक कदम भी बाहर निकल कर दिखाओ। लेकिन ऐसा करने से पहले एक बार अंजाम के बारे में ज़रूर सोच लेना। रिद्धि उसकी इस तेज आवाज़ और इन्हीं बातों से डर जाती है और आर्य उसके चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान आ जाती है। आर्य ने रिद्धि की तरफ देखा तो वो एक डरी सहमी छोटी सी बच्ची की तरह लग रही थी। रिद्धि एक मासूम बच्चे की तरह आर्य से बोलती है, तुम मुझ पर इस तरह चिल्ला नहीं सकती, समझी? और ये मत समझना कि मैं तुम्हारी धमकियों से डर गई हूँ, वो तो बस। जिस पर आर्य अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए और अपने चेहरे पर एक खड़ूस एक्सप्रेशन लाते हुए बोलती है, ये बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो। तुम्हें बुखार है इसलिए मना कर रही हूँ, आज तुम कॉलेज नहीं जा रही हो और तुम घर पर ही आराम करोगी। आर्य अपना फ़ोन उठाती है और एक नंबर लगाती है और बोलती है कि आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। आधे घंटे बाद की थी, उसे पोस्टपोन कर दो और उसे 2 घंटे की बात कर दो। उसका असिस्टेंट भी हैरानी से है, सर पोस्टपोन, लेकिन क्यों? जिस पर आर्य गुस्से में बोलती है, मैंने तुम्हें कहा उतना करो, फिलहाल मेरी मीटिंग पोस्टपोन कर दो क्योंकि मैं आज ऑफिस नहीं आ रही हूँ और मेरी जगह मीटिंग ईशान अटेंड करेगा। वो लगभग 1 घंटे में ऑफिस पहुँच जाएगा, इसलिए तुम मीटिंग 2 घंटे बाद का कर दो, ठीक है? एनी प्रॉब्लम? इधर रिद्धि उसकी सारी बात सुनकर हैरान होती है और बोलती है, तुम ऑफिस क्यों नहीं जा रही हो?
ये सुनकर आर्य उसके करीब आते हुए बोलती है, क्योंकि मेरी डियर वाइफ को आज फीवर है और मुझे उसकी केयर करनी है। रिद्धि इतना सुनती है तो बोलती है, मैं ठीक हूँ, तुम्हें तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो घर पर मेड है। आर्य उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है और कबर्ड से रिद्धि के कपड़े निकालकर उसके हाथ में देते हुए बोलती है, जाओ और जाकर फ्रेश हो लो, लेकिन सुनो, नहाना नहीं, तुम्हें बुखार है ना। रिद्धि ये सुनकर बेड से उठती है। उसने अपने हाथ में कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चल देती है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे चलती है उसे हल्का सा चक्कर आ जाता है और वो लड़खड़ाने लगती है कि तभी आर्य उसे पकड़ लेती है और उसे सहारा देकर बाथरूम तक ले जाती है। रिद्धि हैरानी से देख रही थी। उसके सामने आज आर्य एक नया ही रूप में आ रही थी। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना खड़ूस दिखने वाली आर्य इतनी केयरिंग भी हो सकती है। आर्य ने अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया और डॉक्टर ने थोड़ी देर में आने के लिए कहा। तभी उसके रूम का दरवाज़ा बजता है। आर्य जाकर दरवाज़ा खुलती है तो बाहर ईशान खड़ा था। दरवाज़ा खुलते ही ईशान बोलता है, गुड मॉर्निंग भाई। आर्य ने भी उसे विश करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ। आर्य अपने मुंह पर हाथ रखते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और जोर से चिल्लाता है, ओ माय गॉड। आर्य अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या हुआ ईशान, क्यों चिल्ला रहे हो। ईशान उसे वापस ऊपर से नीचे तक घूरता है। भाई, आपकी मीटिंग आधे घंटे में है और आप अभी भी यहाँ नाइट सूट में घूम रही हो, ये कैसे हो गया। द ग्रेट आर्य कपूर, जो आज तक कभी भी लेट नहीं हुई, आज मीटिंग के लिए लेट है, क्या बात है। आप तो बदल रहे हो और बहुत कुछ बदल रहा है। जिस पर आर्य बोलती है, कुछ नहीं बदल रहा है और नहीं मैं और कुछ, वो बस मैं मीटिंग पोस्टपोन कर दी है, इसलिए मैं अभी तक रेडी नहीं हुई हूँ। ईशान बोलता है, पोस्टपोन, लेकिन क्यों, आपकी तबीयत तो ठीक है ना भाई। फिर उसके माथे पर हाथ रखते हुए, आपको बुखार तो नहीं है। आर्य उसे घूरने लगती है, जिसे देखकर ईशान झट से अपना हाथ उसके माथे से हटा लेता है। आर्य बोलती है, नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बुखार नहीं है, लेकिन कोई है जो ठीक नहीं है। तो ईशान बोलता है, कौन। तुम्हारी भाभी रिद्धि। भाभी, भाभी को क्या हुआ है। आर्य बोलती है, बुखार है रिद्धि को। तो ईशान रूम में अंदर झांकते हुए कहता है, कहाँ है वो। तो आर्य कहती है, वो बाथरूम में है और मैंने डॉक्टर को भी फ़ोन कर दिया, वो बस आते ही होंगे। ये सुनकर ईशान बोलता है, ठीक है भाई, मैं नीचे जाता हूँ, जैसे डॉक्टर आते हैं मैं उन्हें आपके रूम में भेज दूँगा। आर्य बोलती है, ईशान, तुम जल्दी रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलो, क्योंकि आज की मीटिंग तुम्हें ही अटेंड करनी है। ये सुनकर ईशान कहता है, ठीक है भाई, मैं नीचे जाकर नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद ऑफिस के लिए निकलता हूँ। आर्य बोलती है, ठीक है, लेट मत होना। ईशान बोलता है, आप टेंशन मत लीजिए भैया, मैं वहाँ सब कुछ संभाल लूँगा, बस आप अपनी प्यारी सी बीबी और मेरी भाभी पर ध्यान रखिए। इतना कह के वो बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी वो आर्य के पास आता है और उसके कान में धीरे से बोलता है, भाई, यू आर फीलिंग इन द लव विथ योर वाइफ। जिस पर आर्य नकली गुस्सा दिखाते उसे घूरते हुए बोलती है, ईशान। और हमारा ईशान वहाँ से एक गाना गुनगुनाते हुए भाग जाता है, जो कि गाना था, दो दिल मिल रहे हैं मगर चिपके चिपके। ये गाना सुनकर आर्य के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है और वो फिर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। थोड़ी देर देर में डॉक्टर भी वहाँ आकर रिद्धि का चेकअप करते हैं और फिर कुछ दवाइयाँ देकर वो रिद्धि को आराम करने के लिए कहकर चले जाते हैं। थोड़ी देर में उनके कमरे के दरवाजे पर नॉक होता है। आर्य देखती है तो वहाँ मेड हाथ में सूप लिए खड़ी थी। वो सूप लेकर अंदर आती है और रिद्धि के पास जाकर बोलती है, ये लो, पी लो इसे। जिस पर रिद्धि मुंह बनाती हुई, नहीं, मुझे नहीं पीना इसे।
मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रिद्धि की बात सुनकर आर्य उसे घूरने लगती है तो रिद्धि बोलती है, तुम हर वक्त मुझे ऐसे क्यों घूरते रहती हो? जिस पर आर्य बोलती है रिद्धि से, रिद्धि प्लीज़ बस करो, छोटे बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो और चुपचाप इसे ले लो, तुम्हें दवाइयाँ भी लेनी है। तुम खुद एक डॉक्टर बनने वाली हो तो तुम्हें खुद को पता होना चाहिए कि इस वक्त तुम्हारी सेहत के लिए क्या सही है और क्या नहीं। रिद्धि ना में अपना सर हिलाते हुए बोलती है, प्लीज़ आर्य, मुझे ये नहीं पीना है, ये बहुत ही बेकार होता है, कितना बेस्वाद होता है, ये सूप खुद पियोगी तब तुम्हें पता चलेगा। जिस पर आर्य बोलती है, तो ठीक है, तुम्हें ये नहीं पीना है तो मत पियो, कुछ और बनवा देती हूँ तुम्हारे लिए। जिस पर रिद्धि खुश होते हुए बोलती, हाँ नूडल्स बनवा दो। आर्य उसकी एक्टिंग करते हुए, हाँ नूडल्स बनवा दो, दलिया बनवा रही हूँ, वही मिलेगा तुम्हें आज खाने के लिए। जिस पर रिद्धि जोर से चिल्लाती है, नहीं। आर्य उसे धमकाते हुए, देखो रिद्धि, मुझे तुम्हारे इस ड्रामे से सब कुछ समझ में आ रहा है, अब चुपचाप इसे पी लो, वरना मेरे पास और भी रास्ते हैं तुम्हें इसे पिलाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि तुम नहीं चाहती कि मैं उनमें से कोई भी रास्ता अपनाऊं। इधर हमारी रिद्धि अपने मन में ढेर सारी गालियाँ आर्य को एक पल में ही दे डालती है और उसके हाथ से बाउल झट से छीन लेती है और पीने लगती है। वो सूप को धीरे धीरे पी रही होती है और बीच बीच में अजीब अजीब से मुंह बना रही थी, जिसे देखकर आर्य को भी हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए अपने फेस पर एक सख्त एक्सप्रेशन लिए वहीं खड़ी थी। रिद्धि ने सूप खत्म करके वो बाउल आर्य के हाथ की तरफ बढ़ा दिया तो आर्य बोली, ये लो दवाई। पहले तो रिद्धि ने दवाई को देखकर मुंह बनाया, लेकिन जैसे ही आर्य ने उसे घूरा, उसे झट से दवाई ले ली और चुपचाप खा ली। रिद्धि प्यार से नाटक करते हुए, आर्य, और कुछ भी बाकी रह गया हो तो वो भी बता दीजिए। आर्य उसी की टोन में बोलती है, नहीं मिसेस कपूर, अभी के लिए और कुछ नहीं है, अब थोड़ी देर आराम कर लो। जिस पर रिद्धि कुछ नहीं कहती है और चुपचाप लेट जाती है और अपने फ़ोन में लग जाती है। आर्य ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आती है, तब तक कशिश और ईशान भी ब्रेकफास्ट कर चुके होते हैं और कशिश अपने कॉलेज के लिए जा चुकी होती है। ईशान बोलता है, ओके बाय भाई, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, आप अपना और भाभी का ख्याल रखना। ये कहते हुए वो बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी किसी से ज़ोर से टकराता है। जैसे ही वह लड़की नीचे गिरती है तो उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है, लेकिन ईशान खुद को उसकी नज़रों में खोने से नहीं बचा पाता है। वो लड़की गुस्से से तेज आवाज़ में चिल्लाती है, आंखें हैं या बटन, अंधे हो गए क्या जो देख कर नहीं चल सकते हो? कितनी ज़ोर से टक्कर आ गए। लेकिन इधर हमारे ईशान को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, वो तो अभी भी उसी लड़की में खोया हुआ था। उसे इस तरह से खोया देखकर नेहा उससे खुद को छुड़वाते हुए और सीधी खड़ी होकर बोलती है, अगर तुम्हारा मुझे ताड़ना पूरा हो गया हो तो अपनी इस ख्याली दुनिया से बाहर आओ, निकलो मिस्टर। ईशान अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आते हुए बोलता है, हे ब्यूटीफुल गर्ल, कौन हो तुम? नेहा उसे गौर से देखते हुए बोलती है, तुम ईशान कपूर हो ना? ईशान अपने बालों में हाथ मारते हुए स्टाइल में बोलता है, हाँ, द ग्रेट हैंडसम हंक ईशान कपूर मैं ही हूँ। नेहा मुस्कुराते हुए बोलती है, बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हें अपने बारे में, इतने बड़े घर में रहते हो और हरकतें छोटे लोगों जैसी। ईशान कुछ बोलता है इससे पहले ही आर्य की आवाज़ आती है, कौन है ईशान? ईशान मन में बड़बड़ाते हुए, अभी तो मुझे ही नहीं पता कि ये कौन है और मैं आपको कैसे बता दूँ। नेहा आर्य की तरफ देखते हुए बोलती है, हेलो जीजू, मैं हूँ। अरे नेहा, कैसे हो आप? इधर ईशान कंफ्यूज सा अपने मन में बोलता है, जीजू मतलब भाभी की कोई बहन भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। यहाँ आर्य
ईशान के कंधे पर हाथ रखते हुए, अभी भी बहुत कुछ बाकी है जो तुम्हें नहीं पता है। आर्य की ये बात सुनकर ईशान हैरानी से आर्य को देखने लगता है और अपने मन में बोलता है, इन्हें मन की भी बात सुनाई देने लगी है क्या? आर्य उसके कान में बोलती है, अब इतना तेज बोलोगे तो सबको सुनाई देगा। फिर वो नेहा से, अरे नेहा तुम आओ, आओ अंदर आओ। नेहा भी अपना सर हाँ में हिलाती है और उसके साथ अंदर चली जाती है। इधर आर्य ईशान से तेज आवाज में, ईशान तुम अब यहीं रहो, यहीं यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अब तक ऑफिस गए नहीं, जल्दी जाओ और मीटिंग अटेंड करो और ऑफिस में जो भी है मुझसे बताते रहना। जिस पर ईशान बोलता है, हाँ भाई, वो मैं जा ही रहा था, लेकिन मेरी एक फाइल यहीं छूट गई, बस वही लेने वापस आया था। ये कहकर वो भी उसके साथ ही अंदर आ जाता है। इधर आर्य नेहा से बोलती है, और बताओ नेहा कैसी हो, और आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? जिस पर नेहा बोलती है, जीजू मैं ठीक हूँ, मैं तो बस रिद्धि से मिलने आई थी, उसने बताया था कि उसे आज फीवर है और वो कॉलेज नहीं आएगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज उससे यहीं मिलने आ जाओ। आर्य बोलती, हाँ क्यों नहीं, अभी वो अपने रूम में रेस्ट कर रही है, तो तुम जाओ वहीं उससे मिल लो। तब तक ईशान बोलता है, ऊपर से लेफ्ट की तरफ। ईशान के बोलते ही नेहा उसे घूरते हुए देखती है, तो ईशान मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे मैंने तो भाभी का रूम का डायरेक्शन बताया था कि सीढ़ियों से ऊपर जाकर लेफ्ट वाला रूम भाभी का है। जिस पर आर्य गुस्से से बोलती है, ईशान अगर तुम्हारा हो गया तो प्लीज़ ऑफिस के लिए चले जाओ, मीटिंग के लिए बहुत लेट हो रहा है। और फिर नेहा से, नेहा जाओ तुम भी रिद्धि से मिल लो। नेहा अपने मन में बड़बड़ाती हुई रिद्धि के कमरे की तरफ चली जाती है। नेहा कमरे में आते हुए जोर से चिल्लाती है, हे रिद्धि सरप्राइज। नेहा को देखकर रिद्धि के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है। उसने अपना फ़ोन साइड में रखा और बेड पर उठकर बैठकर बोली, हे नेहा, व्हाट्स ए प्लेजेंट सरप्राइज। नेहा उसके पास बैठते हुए बोलती है, ये बता तुझे फीवर कैसे हो गया? जिस पर रिद्धि मुंह बनाते हुए बोलती है, पता नहीं, चल छोड़ इस बारे में, ये बता कि तू यहाँ क्या कर रही है, आज कॉलेज नहीं गई? नेहा बोलती है, अरे वो मायरा तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आज डेट पर गई है और तू भी यहाँ बुखार में पड़ी है, तो मैं अकेले कॉलेज जाकर क्या करती, तो मैंने सोचा तुझसे ही मिल लूँ। जिस पर रिद्धि बोलती है, तो तूने बहुत अच्छा किया, वैसे भी यहाँ पड़े पड़े बोर ही हो रही थी, मैं तो कॉलेज आना चाहती थी, लेकिन मेरे उस खड़ूस हस्बैंड ने मुझे कमरे से बाहर निकलने ही नहीं दिया। उफ, आई जस्ट लेट हिम। जिस पर नेहा बोलती है, पागल है तू जो उससे इतनी नफरत करती है, बहुत खुश नसीब है जो तुझे उसके जैसी वाइफ मिली है। वो कितनी केयर कर रही है तेरी, तुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है? तेरी इतनी परवाह करती है और तुझे तो लगता है कि वो तुझे प्यार भी करती है। हर लड़की का ख्वाब होता है ऐसे प्यार को पाना। जिसे सुनकर ऋतिक गुस्से से बोलती है, बकवास बंद कर अपनी, और कोई प्यार नहीं करती है वो मुझसे, और हर लड़की को पता नहीं, लेकिन मेरे तो कोई ख्वाब नहीं था इसके जैसी इंसान को पाने का। मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि मैं उससे नफ़रत करती हूँ, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। नेहा उसे बड़े ही प्यार से समझाती हुई बोलती है, देख रिद्धि, अपनी जिद में इतनी भी अंधी मत बन जा कि जो सामने दिखाई दे रहा है उसे ही सच माने। एक बार ठंडे दिमाग से सोच, वो इतनी भी बुरी नहीं है जितनी कि तू उससे नफ़रत करती है। एक बार उसे एक मौका तो देकर देख, क्या पता तेरी ज़िंदगी सुधर जाए। और तुझे लगता है कि उसने तुझे सब कुछ छीना है, तो क्या पता वो तुझसे उसे डबल तेरी ज़िंदगी में वापस ला कर दे दे। जिस पर रिद्धि झुँझलाती हुई बोलती है, नेहा प्लीज़, कोई मौका नहीं देना है मुझे उसे, और अब तुझे यही सब बातें करनी है तो तू यहाँ से जा सकती है। देख, मेरा तुझसे लड़ने का भी कोई भी मूड नहीं है, इसलिए प्लीज़ अभी ये सब बातें मत कर। इधर नेहा भी अपनी इस जिद्दी दोस्त को देख ही रही थी, और फिर कुछ देर रिद्धि से बातें करती हैं और वो चली जाती है।
ऐसे ही लगभग 15 दिन बीत चुके थे। अब रिद्धि का बुखार भी ठीक हो चुका था और इसे दोबारा से कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया था। रिद्धि और कशिश दोनों के ही एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। वो दोनों अपनी अपनी पढ़ाई में बहुत बिजी थी। देखते ही देखते दोनों के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाते हैं। रिद्धि का थर्ड सेमेस्टर शुरू होने वाला था और कशिश की ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी। दादाजी और दादी माँ भी तीर्थ यात्रा से वापस लौट आए थे और घर में रिद्धि और आर्य के रिसेप्शन के साथ साथ कशिश की शादी के बारे में भी बातें चलने लगती हैं। रात को डिनर के बाद अपने रूम में आर्य रिद्धि से बोलती है, रिद्धि, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? ये सुनकर रिद्धि आर्य की तरफ देखते हुए, ये तो मैं बात सुनने के बाद ही बता सकती हूँ। तो आर्य बोलती है, रिद्धि, मैं चाहती हूँ कि हमारा रिसेप्शन और कुछ दिन टाइम के लिए आगे पोस्टपोन कर दूँ। इस वक्त घर में कशिश के रिश्ते की बात चल रही है और अभी 2 महीने मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट की डेट आने वाली है और उस प्रोजेक्ट को मैं किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती हूँ। अब ऐसे में हमारा रिसेप्शन भी इन्हीं दिनों में हुआ और साथ ही साथ अगर घर में इतना सब कुछ होगा तो मैं अपने प्रोजेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊँगी। आर्य की ये बातें सुनकर रिद्धि की आंखों में भी चमक आ जाती है क्योंकि वो तो चाहती ही थी, लेकिन फिर वो उदास चेहरा बनाते हुए धीमी सी आवाज़ में बोलती है, ठीक है यार, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारा काम सबसे ऊपर है, लेकिन दादाजी और दादी माँ को कौन समझाएगा? जिस पर आर्य बोलती है, तुम उनकी चिंता मत करो, मैं उन्हें संभाल लूँगी। रिद्धि बोलती है, ठीक है। ये कहकर वो उदास सी होकर बेड पर अपनी साइड लेट जाती है। आर्य उसे ऐसे लेटता देखकर उसके करीब आती है और उसे अपने पास खींचकर अपनी तरफ करके बोलती है, उदास मत हो मिसेस कपूर, बस कुछ दिन और वेट कर लो। एक बार मुझे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट मिल जाए, फिर मैं इतनी बड़ी पार्टी दूंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। इतना कहकर वो उसके फोरहेड पर एक किस करती है और कस के अपनी बाहों में भर लेती है और बोलती है, सो जाओ मिसेस कपूर, कल आपको फिर से कॉलेज भी जाना है। ये कहकर आर्य तो सो जाती है, लेकिन रिद्धि की आंखों में नींद ही नहीं थी। रिद्धि को अपनी बाहों में लेकर आर्य को जितना चैन मिल रहा था, रिद्धि आर्य के बाहों में उतनी ही बेचैन थी। उसे घुटन सी हो रही थी आर्य की करीबी से, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि वो चाहकर भी उसकी बाहों से निकल नहीं पा रही थी। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर आर्य बोलती है, दादाजी, मुझे आपसे कशिश के रिश्ते के बारे में कुछ बात करनी है। मैंने एक लड़का देखा है और वो मुझे बहुत पसंद है। अगर आप कहें तो मैं उससे आगे बात चलाऊं? आर्य के मुंह से कशिश के लिए लड़के की बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। घर में जब से कशिश की ग्रेजुएशन पूरी हुई थी, तब से कशिश की शादी की बात तो चल रही थी, लेकिन इतनी जल्दी कोई लड़का पसंद कर लेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। दादी माँ बोलती है, आर्य, अभी तो तुम अपने भी रिसेप्शन के बारे में बात करो बेटा। कशिश की शादी की इतनी जल्दी नहीं है हमें। आर्य अपने फेस पर एक सख्त भाव लाते हुए बोलती है, वो दादी माँ, मैंने फ़िलहाल के लिए अपना रिसेप्शन कैंसिल कर दिया है। उसकी ये बात सुनकर सारे लोग चौंक जाते हैं, जिस पर दादी माँ बोलती है, लेकिन तुमने इतना बड़ा फैसला अचानक से क्यों ले लिया और हमको इस बारे में बताना ज़रूरी भी नहीं समझा? तो आर्य बोलती है, दादी माँ, आप मुझे अच्छी तरह से जानती हैं, मैं बेवजह कोई फ़ैसला नहीं लेती हूँ। जब तक मुझे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता, तब तक मैं अपनी शादी का रिसेप्शन नहीं करना चाहती। और रही कशिश की शादी की, तो लड़का मुझे बहुत पसंद है और वैसे भी अब कशिश की ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है और उसे फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन करना है, चाहे वो हमारा करे या अपने ससुराल का। बात तो एक ही है। तो दादाजी बोलते हैं, लेकिन आर्य, शादी का रिसेप्शन इतने दिनों तक टालना ठीक नहीं है और कशिश की शादी अब भी इतनी जल्दबाजी में तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो?
जिस पर आर्या बोलती है, दादाजी आपको अच्छी तरह से जानते हैं कि बिजनेस में तरक्की पाकर हम जितना ऊपर जाते हैं उतने ही ज़्यादा हमारे दुश्मन पैदा हो जाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से या मेरी दुश्मनी की वजह से कोई भी कशिश को नुकसान पहुंचाए। एक बार बिना किसी परेशानी से उसकी शादी हो जाए और वो अपने ससुराल चली जाए, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। और फिर लड़का सच में बहुत अच्छा है, आप लोग हो सके तो एक बार मिल लीजिए उससे। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाली स्टोरी में आगे क्या होगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टाटा।